हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं स्टडी करने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, जहां पे मेरे सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर्स आएंगे और इस टॉपिक के अंडर आपका तीन सिचुएशन आते हैं। ठीक है ना, मैंने उसको लिखा है। नंबर 1 में आपका आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबने सीरीज के बारे में सबको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा 9-10 के क्लास में, करेंट वाले चैप्टर में, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो वहां पे आपने सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हमको यहाँ सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला अपना जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे स्टडी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो लास्ट में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ओके। तो देखिए ध्यान से, तो अगर मेरे को सीरीज और पैरेलल आ जाएगा तो हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी सीख लेंगे। तो मेनली अपने को जो फोकस करना है वो सीरीज और पैरेलल वाले पे फोकस करना है। सबसे पहले हम जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन सीखने। जैसा कि सबको दिख रहा होगा कि मैंने तीन कैपेसिटर लिया है, C1, C2 और C3, और इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। कैसे किया कनेक्ट? सबको सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन। ओके ना, सबने सुना होगा कि सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड। देखिए, तो C1 का एक जो एंड है वो C2 के एक एंड से कनेक्टेड है। सिमिलरली जो C2 का जो दूसरा एंड है वो C3 के एक एंड से कनेक्टेड है। और मैंने इन C1, C2 और C3 को ऐड किया है सीरीज में, और फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैंने एक बैटरी से ऐड कर दिया है, और उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हमने V माना है। ओके ना, सबको ऐसा दिख रहा होगा। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये पढ़ना जरूरी है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए क्या होता है ना, कि अब ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर वैल्यू का कैपेसिटर बना के रखें, समझे ना। तो जो मेरे मार्केट में या इन प्रैक्टिकल लाइफ जो कैपेसिटर्स हमको मिलता है ना, वो कुछ पार्टिकुलर वैल्यू का ही मिलता है। मतलब या तो मिलेगा 6 माइक्रोफराड का, या तो मिलेगा 3 माइक्रोफराड का। ऐसा नहीं है कि आपको 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि मेरे पास 6 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर मेरे पास है, लेकिन हमको सर्किट में 2 माइक्रोफराड का चाहिए, हमको सर्किट में 2 माइक्रोफराड का नीड है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, कि कुछ हम लोग कॉम्बिनेशन करके वो 2 माइक्रोफराड का बना लें। उस केस में आपका कॉम्बिनेशन का यूज आता है। तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है, समझ में आया ना। अब देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 का है। अब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया है सीरीज में। अब इसका मतलब क्या, कि इन तीनों के बदले ना हम एक कैपेसिटर लिख सकते हैं, इन तीनों के बदले हम एक कैपेसिटर लिख सकते हैं। और वही मैंने यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और उसका हमने नाम दिया है सी नेट। उसका हमने नाम दिया है सी नेट। इसका मतलब ये हुआ ना कि C1, C2 और C3 को सीरीज में जोड़ने से जो इफेक्ट आने वाला है ना, वही एक ये सिंगल कैपेसिटेंस का भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि मेरे को इस सी नेट वैल्यू का कैपेसिटर एक चाहिए था, लेकिन मेरे पास C1, C2, C3 था, तो उनको हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे तो मेरे को सी नेट मिल जाएगा। या इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि C1, C2 और C3 को सीरीज में जोड़ने से बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगा, उतना ही इन तीनों के बदले हम अगर एक सी नेट का कैपेसिटर जोड़ दें तो भी बैटरी उतना ही सप्लाई करेगा चार्ज। इसका सिमिलर मतलब यह है कि आप तीन के बदले एक लिख सकते हैं। समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग और आगे थोड़ा कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है कि ऑल थ्री कैपेसिटर्स वेयर इनिशियली अनचार्ज। देखिए, तो ये बहुत ही आधी पॉइंट है, ये बहुत ही धाकर पॉइंट है। आपको बुक में ना ये सब पॉइंट कहीं भी नहीं मिलेगा, और जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे क्लियर वे में आपको समझा कर दिया है कि आपको कैसे क्या क्या कुछ समझना है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ऑल थ्री कैपेसिटर्स वेयर इनिशियली अनचार्ज, फुल स्टॉप, नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द हेल्प ऑफ अ बैटरी। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो C1, C2 और C3 है, इन तीनों पे पहले कोई चार्ज नहीं था, ये तीनों पहले अनचार्ज थे, और इन तीनों को अब मैंने एक साथ बैटरी में जोड़ा है। इन तीनों को मैंने एक साथ बैटरी में जोड़ा है। तो इस केस में क्या होता है ना, कि अगर आपके पास सारे कैपेसिटर पहले अनचार्ज थे और उनको आपने एक साथ सीरीज में ऐड कर दिया है, तो अब क्या होगा कि सारे कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू सेम होता है। क्या होता है? सारे कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू सेम आता है।
समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल, वही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इफ कैपेसिटर्स वेयर इनिशियली अनचार्ज एंड देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, इन दिस केस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आधी पॉइंट है एकदम। देखो मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन दिखाऊंगा जहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे लेकिन फिर भी उन पे चार्ज सेम नहीं होगा। होता क्या है कि बच्चे जैसे ही कैपेसिटर सीरीज में देखते हैं तो वो बोलते हैं कि सब पे चार्ज सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वो पहले अनचार्ज थे, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं भी किया तो आपको मानना होता है कि वो पहले अनचार्ज थे, तो अगर उन तीनों पे या उन चारों पे या दो ही आपने जोड़ा है, कितना भी आप सीरीज में जोड़ सकते हो, अगर उन पे पहले कोई चार्ज नहीं था और तब उनको अपने बैटरी से जोड़ा है एक साथ सीरीज में, तब उन सब पे चार्ज सेम आता है, ठीक है ना? तो आप सारे आपको सारे बुक में यही मिलता है ना कि इफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ये बात गलत है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये वैलिड तभी है जब उन पे पहले कोई चार्ज नहीं रहा हो। और यहाँ पे आप आए हो तो आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो वही आपको यहाँ पे एक अभी क्या मिला, अच्छा सीखने को मिला कि एक कैपेसिटर सीरीज में है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उन पे चार्ज क्या हो, उन पे चार्ज सेम हो जाए। उन पे चार्ज सेम हो जाए, पहले अनचार्ज थे तभी उन पे क्या होगा, सब पे चार्ज सेम होगा। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपको अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन मिले, ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे फ्यूचर में कि मेरे पास दो कैपेसिटर है, मान लीजिए कि इसका हमने वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफैराड, और एक मेरे पास ये सेकंड कैपेसिटर है, इसका मान लीजिए वैल्यू था 3 माइक्रोफैराड, और हमने बोला कि इस 3 माइक्रोफैराड वाले को मैंने पहले 10 वोल्ट तक चार्ज किया, मैंने पहले 10 वोल्ट तक चार्ज किया, उसके बाद मैंने इसको 2 माइक्रो फराड के साथ सीरीज में ऐड कर दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा बैटरी 20 वोल्ट का। अब आपसे पूछ सकता है कि अब बताइए कि इन दोनों कैपेसिटर C1 और C2 पे कितना चार्ज होगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि वो क्या देखे, ये C1 और C2 कैसा है, सीरीज में है, तो आंख बंद करके ऐसा मान लेते हैं कि दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए तो पहले जो क्या था, ये जो आपका कैपेसिटर C2 है ना, वो उसके पहले कुछ चार्ज था, उसके पहले कुछ चार्ज था। तो अगर उससे पहले कुछ चार्ज था और अब आपने सीरीज में उसको ऐड कर किया है, तो तब इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आपका सेम नहीं होगा, दोनों पे चार्ज आपका हो जाएगा डिफरेंट। समझ में आया ना? अगर इन दोनों पे पहले कोई चार्ज नहीं था तभी आपका दोनों सीरीज में जोड़ने के बाद दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज आता है। तो मैं आपको नोट्स में ये पॉइंट लिख भी देता हूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। ये आपका आता है इन एडवांस क्वेश्चन, और एक आपका टॉपिक है केवीएल, तो जब हम लोग केवीएल पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम जो भी क्वेश्चन देंगे उनमें कैपेसिटर पे पहले कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, और मैं उनको सीरीज में ऐड करूंगा तो सारे कैपेसिटर पे चार्ज आपका सेम आ जाएगा। समझ में आया ना? चलो मैं ये नोट्स में लिख देता हूँ आपको। देखो तो मैंने नोट्स में ये पॉइंट लिख दिया कि इफ देयर वाज सम चार्ज ऑन वन ऑफ द कैपेसिटर, then after connecting in series they will have different charges, they will have different charges। अगर मैंने कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है लेकिन किसी पे भी अगर पहले से कुछ चार्ज था, तो आफ्टर कनेक्टिंग सीरीज उस दोनों पे चार्ज सेम नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन मैंने आपको अभी इसलिए समझाया कि जब हम लोग बाद में क्वेश्चन करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आते हैं कहानी पे अपने, जो हम लोग कहानी कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहले कोई भी चार्ज किसी भी कैपेसिटर पे नहीं था। तो ये पॉइंट सबने ऐसा देख लिया। अब देखिए तो हमने क्या सीखा कि सर अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में ऐड किए हैं, तो जब भी अब मैं अभी से लेके आगे जब भी कैपेसिटर इन सीरीज की बात करूंगा तो मैं मान के चलूंगा कि उनपे कोई पहले चार्ज नहीं था। जब तक मैंने कुछ मेंशन नहीं कर दिया कि किसी एक पे पहले से चार्ज था, तब तक आप ये मान के चलना कि सब पे चार्ज आपका सेम आने वाला है, वो लोग सब लोग पहले अनचार्ज थे, ठीक है ना? अब चलिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स इन सीरीज इज डिफरेंट। मतलब कि क्या होगा कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उन पे चार्ज सेम होगा, लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंस या क्या, उनका वोल्टेज सेम नहीं होता है। उनका क्या होता है, उनका वोल्टेज डिफरेंट होता है। इसका मतलब कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में है तो उन पे चार्ज सेम होगा, लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंस या उनका वोल्टेज सेम नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये तभी होता है जब उनका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और उनका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो गया, तो चार्ज तो सेम होगा ही, साथ साथ उनका पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने कैपेसिटेंस डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ा है तब सिर्फ उन पे चार्ज सेम होगा, उन पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इन जनरल केस हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में है तो उन पे पोटेंशियल सेम नहीं होता है, और तो इसका मतलब कि वो ये बोलना चाह रहा है कि आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम नहीं है। और अगर इन स्पेशल केस आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो गया तब उन पे पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बुक में इतना समझा के या इतना क्लियर फॉर्म में नहीं मिलेगा कहीं भी। समझ में आया ना? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम इस पे दिया कि आपको कहीं भी कुछ डाउट ना हो जाए। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे अब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं कि क्या हम लोग नेट वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, मैंने ऐसा माना है कि इस सर्किट में जो चार्ज सप्लाई हुआ है ना, वो आपका चार्ज सप्लाई हुआ है Q। अच्छा, एक बात आप लोग और ध्यान दे दो, जब मैंने इन तीनों कैपेसिटर्स को बैटरी से जोड़ा तो ध्यान से देखिए तो क्या है कि कैपेसिटर C1 का एक प्लेट और कैपेसिटर C3 का एक प्लेट क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक ना? और बाकी जो आपके चार प्लेट है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो उनपे जो चार्ज आता है ना, वो चार्ज आता है ड्यू टू इंडक्शन। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस C1 के एक प्लेट के को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है तो क्या होगा कि बैटरी इस C1 वाले प्लेट से चार्ज खींचेगा, या ऐसा बोलो कि C1 वाले प्लेट से खींचेगा, क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो सप्लाई करेगा इस C3 वाले के जो वो प्लेट जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, तो उससे उतना ही आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब जो C1 का जो ये सेकेंड प्लेट है ना, उस पर आता है चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। सिमिलरली ये जो C2 का दोनों प्लेट है उस पर चार्ज आता है ड्यू टू इंडक्शन। फिर से जो आपका C3 का एक प्लेट है जो कि बैटरी से नहीं कनेक्टेड है उस पे भी आपका चार्ज आता है ड्यू टू इंडक्शन। समझ में आया ना? लेकिन तीनों पे चार्ज आपका सेम आ जाएगा। और चार्ज कहाँ आएगा? चार्ज आएगा ओनली इन इनर प्लेट्स। सबको ऐसा है समझ में ना? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, कैपेसिटर वाले टॉपिक में आपका एक बात और भी आपको ऐसा समझना पड़ता है कि जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं होते हैं ना, उनपे हमेशा जितना चार्ज पहले होता है, मतलब जितना चार्ज होता है बैटरी कनेक्ट करने से पहले, उतना ही चार्ज उनपे होता है बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी। देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि बैटरी कनेक्ट करने से पहले आपका तीनों क्या था, तीनों कैपेसिटर अनचार्ज था, मतलब कि 6 प्लेट का आपका चार्ज 0 था। बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो आपका C1 का जो एक प्लेट था उस पर कुछ चार्ज आ गया है प्लस Q, और C2 का जो एक प्लेट था उस पर चार्ज आ गया है माइनस Q। अब ये जो बाकी जितने भी प्लेट है उन पे आता है चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अब ध्यान से देखो तो मैं अगर इस प्लेट P और इस प्लेट Q का बात करूं तो इन पे पहले भी कोई चार्ज नहीं था, इन पे पहले भी नेट चार्ज कितना था, 0 ही था। और अभी भी देखो तो उन पे नेट चार्ज 0 ही है, क्योंकि P पे जितना माइनस चार्ज है Q पे उतना ही प्लस चार्ज है। तो इनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड प्लेट, इनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड प्लेट। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इंसुलेटेड प्लेट का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज हमेशा क्या रहता है। ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। टफ से टफ जो होते हैं ना क्वेश्चन आपका, ये प्रिंसिपल से सॉल्व हो जाते हैं। इंसुलेटेड प्लेट का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है? हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी कनेक्ट करने से पहले जितना चार्ज होगा, बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी उतना ही चार्ज उन पे होगा, मतलब मिला के नेट चार्ज। तो अगर इन दोनों प्लेट का मिला के नेट चार्ज पहले 0 था तो आफ्टर कनेक्शन में नेट चार्ज 0 ही आएगा। तो देखो वही कि P पे जितना माइनस आया है Q पे उतना ही प्लस आया है। सिमिलरली अगर इसको मैं मान लूँ प्लेट R और इसको मैं मान लूँ प्लेट S, तो इनका भी देखो तो मिला के आपका नेट 0 ही आएगा बैटरी जोड़ने के बाद। समझ में आया ना? तो ये पॉइंट आप लोग इसको याद रखना। अब हम लोग चलते हैं फाइनली, अब हमने अपना कंटेंट बिल्ड कर लिया है, अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मान लीजिए कि मेरे बैटरी ने C चार्ज सप्लाई किया, तो क्या होगा कि आपका जितना भी कैपेसिटर है सब पे चार्ज क्या होगा, सब पे आपका चार्ज आने वाला है Q। क्या होगा? सब पे आपका चार्ज आने वाला है Q, क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड थे। हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए कि तीनों पे क्या है, तीनों पे चार्ज तो सेम है लेकिन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या कि जितना हमने बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई किया है वो क्या होगा, वो पोटेंशियल इन तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल मिला के होता है, मतलब कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। देखिए ये भी पॉइंट बहुत ही तगड़ा है, ये भी पॉइंट क्या है, बहुत तगड़ा पॉइंट है कि आपके सर्किट में ना जितने भी एलिमेंट्स है
उन सबका वोल्टेज इक्वल होता है जितना आपने वोल्टेज सप्लाई किया है। अभी सप्लाई वोल्टेज या बैटरी का वोल्टेज इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स क्या है, कैपेसिटर है, तो उनका जो भी वोल्टेज होगा वो सबका समेशन आपका V ही आने वाला है। देखिए तो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था ना, जो सबसे पहले, तो हमने एक ही कैपेसिटर लिए थे, तो वहां पे आपका अगर एक ही कैपेसिटर है तो उसका वोल्टेज होगा इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। हम अगर दो कैपेसिटर जोड़ते तो दोनों का वोल्टेज मिला के होता वोल्टेज ऑफ बैटरी। आपने अगर तीन जोड़ा है तो तीनों का मिला के होगा इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये हमेशा होता है, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा आपका प्रिंसिपल है। अब चलिए हमने यहाँ लिख दिया कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान से देखिए आप, V क्या था, V था कि आपका बैटरी का जो वोल्टेज है, V जो आपका है वो बैटरी का वोल्टेज है। अब मान लीजिए कि इन तीनों के बदले हमने एक लिखा है कैपेसिटर और उसका हमने नाम दिया है C नेट। तो क्या होगा कि यहां से भी चार्ज आपका होगा सप्लाई Q। यही हमने बोला ना कि तीनों के मिला के जितना चार्ज आएगा, एक जो इनका जो नेट आएगा वो भी उतना ही चार्ज ले रहा होगा। तो यहाँ से भी आपका चार्ज आएगा Q। हाँ सर बिल्कुल, मतलब कि देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि V इक्वल टू नथिंग बट Q बाई C नेट, नथिंग बट Q बाई C नेट। और C नेट क्या है, C नेट इज द नेट कैपेसिटेंस, क्योंकि एक जितना मिला के चार्ज ले रहा है उतना ही तीनों चार्ज लेंगे, ठीक है ना, मिलके। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल टू Q बाई C नेट। और V1 कितना हो जाएगा बोलिए, उस पे चार्ज डिवाइडेड बाई उसका कैपेसिटेंस। फिर V2 कितना हो जाएगा, उस पे चार्ज बाई उसका कैपेसिटेंस। और V3 कितना हो जाएगा, उस पे चार्ज बाई उसका कैपेसिटेंस। अब देखो तो सब पे चार्ज क्या हो गया, सेम। तो यहाँ से सब में Q हो गया कॉमन, तो Q कॉमन हो गया तो उसको आप काट दो। देखो तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई C इज इक्वल टू, या 1 बाई C नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन सीरीज। क्या हुआ, ये आपका हुआ फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 4 होता तो हम लोग करते 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4। n रहता तो अप टू n करते, फॉर्मूला आपका यही रहेगा सबको। ये अब आप लोग सब लोग इसको याद कर लेना कि ये होता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ सर बिल्कुल, हम लोग सब लोग याद रख लेंगे। समझ में आया ना? ओके सर। अब मतलब कि मैं आपसे अगर पूछूं कि अब आप एक बात मेरे को बताओ कि ये जो आपका कैपेसिटर है C1 C2 C3, आपने क्या बोला कि इन पे वोल्टेज सेम नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि सर इन पे अब वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चार्ज तो सब पे सेम होगा। तो चार्ज फाइंड करने के लिए अपने को करना क्या होगा कि पहले आप C नेट फाइंड कर लेना, और जो बैटरी का वोल्टेज होगा उसमें आप C नेट से आप कर देना मल्टीप्लाई। देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि Q बराबर C नेट इंटू बैटरी का वोल्टेज। समझ में आया ना? अब जो चार्ज बैटरी से निकलेगा वो सारा चार्ज क्या होगा आपका, तीनों ही कैपेसिटर पे जाएगा। समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमने सीखा है कि सबका वोल्टेज सेम नहीं होता है। तो मान लीजिए कि ये रहा मेरा C1, ये रहा मेरा C2 और ये रहा मेरा C3। इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज कुछ ऐसा V3 है। बिल्कुल सर, हाँ है। अब चलिए मान लीजिए हमको फाइंड करना है V1, तो क्या होगा, सब पे चार्ज सेम आने वाला है, तो आपका हो जाएगा Q बाई C1। क्या हो जाएगा, Q बाई C1। अब देखो तो सबको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस वैल्यू। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस वैल्यू। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनके वोल्टेज का जो रेशियो आने वाला है, मतलब V1 इज टू V2 इज टू V3, ये आने वाला है 1 बाई C1 इज टू 1 बाई C2 इज टू 1 बाई C3। क्यों? क्योंकि इनका जो वोल्टेज है या जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इनके कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबको आया समझ में ना? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलिए मान लीजिए कि मेरे सर्किट में ये आपका स्पेशल केस है, अगर सिर्फ दो कैपेसिटेंस C1 और C2 होंगे, अगर सिर्फ दो कैपेसिटेंस C1 और C2 होंगे, तो मैंने इनका मान लिया वोल्टेज V1 और इसका हमने मान लिया वोल्टेज V2। V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस C1 और V2 आपका है वोल्टेज अक्रॉस C2। और मान लीजिए कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है बैटरी का वो आपका वोल्टेज है V, वो आपका वोल्टेज है V। अब मान लीजिए हमको फाइंड करना है V1, हमको फाइंड करना है V1। तो हमने क्या बोला कि क्या होगा V1 आपका हो जाएगा Q बाई
C1 यही होगा ना, मान लीजिए Q जो चार्ज होगा Q बाई C1। वेरी गुड सर। अब ध्यान से देखो कि हमने एक बात और क्या सीखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को V1 फाइंड करना है तो क्या होगा, V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द C1, यही ना, मतलब कि देखो कुछ ऐसा देखेंगे C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V। देखो ये फार्मूला आप तभी यूज करना, ये फार्मूला आप तभी यूज करना जब आपका क्या हो, जब आपका सिर्फ दो ही कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड हो। देखो अगर आपको V1 फाइंड करना है तो आप चार्ज फाइंड करके भी आप कर सकते हो कि Q बाई C1 से भी आपको V1 मिल जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि आप सिंपल कर दो कि C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इनटू V। और V2 कितना आएगा, देखो V2 आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इनटू V। समझ में आया ना, मतलब कि जिसका हमको या जिसके क्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो उसका वैल्यू हम लोग ऊपर नहीं लेंगे। हमको फाइंड करना था क्रॉस C1 तो हमने ऊपर लिया है C2 और नीचे लिया हमने समेशन ऑफ C1 प्लस C2, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमको वोल्टेज फाइंड करना हो V2 का तो हमने ऊपर लिया है C1 को। तो ऐसे भी आप लोग याद कर लेना, या आप चार्ज फाइंड करके भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका C नेट, फिर कितना चार्ज आया वो फाइंड कर लेंगे, फिर Q बाई C1 करेंगे, तो आप चेक करना आपका फॉर्मूला यही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर नोट डाउन कर लो कि अगर दो कैपेसिटेंस या दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके क्रॉस वोल्टेज आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया ना, हाँ बिल्कुल। अब चलिए एक बात और, अगर मेरे सर्किट में सिर्फ दो कैपेसिटर कनेक्टेड है C1 और C2 और आपको इनका अगर नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो क्या होगा बोलो, 1 बाई सी नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यही ना, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तब देखना आपका सी नेट आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये आपका आ जाएगा सी नेट। तो अब आप ये ध्यान रखना कि अगर आपका दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग आपका कि 1 बाई सी नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस C2, हम लोग सीधे इस फॉर्मूले से कर लेंगे कि सी नेट इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये आपका इसी फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये बस मैंने आपको ये बताया कि आपका जल्दी से आंसर आ जाए, आपको फिर से ये 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 ना करना पड़े। तो आप लोग यही याद रखना, और ये है वैलिड ओनली फॉर टू कैपेसिटर। आपका अगर तीन रहे तो फिर आपको ये फॉर्मूला 1 बाई सी नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 से ही सॉल्व करना होगा। सबको समझ में आया ना, जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इस पे और आगे चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स में बातें लिखी हैं और ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखना। नंबर 1 में है कि इफ कैपेसिटर्स, यहाँ पे आर लिख लो, ये मैंने लिखा है, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन सी नेट इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 50 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है तो उन 50 का जो नेट आने वाला है ना वो उन 50 में से जो सबसे कम था उससे भी कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या सबको मेरी बात आई समझ में? मैंने क्या बोला कि अगर आपने बहुत सारा कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है तो उनका नेट वैल्यू जो उन बहुत सारे में से सबसे कम होगा ना उससे भी कम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ने से वैल्यू आपका डिक्रीज करता है। क्या होता है, दोनों कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करने से उसका नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है। तो वही मैंने सेकंड पॉइंट वही लिखा है, पहला पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। देखो थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब हमने एन कैपेसिटर को जोड़ा है और सब सेम है और सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू C है, तो अभी जो नेट वैल्यू आएगा ना आपका C नेट वो आएगा C बाई एन, वो आपका आएगा C बाई नेट। आप चाहो तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाई सी नेट इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी अप टू एन कर सकते हो। तो यहाँ से आपका एन बाई सी आ जाएगा और यहाँ से जब सी नेट करोगे तो आपका वो सी बाई एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी बाई एन आ जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में जोड़ा है तो उनका नेट वैल्यू कितना आने वाला है, सी बाई एन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर 10 माइक्रोफराड के 5 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा तो इसका नेट वैल्यू कितना आएगा, 10 बाई 5। आपका सी हो जाएगा 10 और एन हो जाएगा 5, तो नेट वैल्यू आएगा 10 बाई 5 इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। आपको इसको याद रखना। देखो ये वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शो किया है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ऑल्सो,
मेरे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे, सबको मैंने सीरीज में ऐसा जोड़ दिया है। अब ध्यान से देखिए, तो उनका सी नेट कितना आएगा, सी बाई एन हमने अभी जस्ट सीख लिया। और हमने बोला कि हमने इन सारे को एक बैटरी से किया है कनेक्ट, और उस बैटरी का वोल्टेज हमने वी दिया है, उस बैटरी का वोल्टेज हमने वी दिया है। तो अभी ध्यान दीजिए कि सारा मेरा क्या है, कैपेसिटर सीरीज में है, और कुछ मेंशन नहीं किया तो पहले अनचार्ज थे, तो इनके सब पे चार्ज तो सेम आने वाला है। और अगर सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम था तो उनका वोल्टेज भी सेम आएगा। क्या आएगा, उनका वोल्टेज भी सेम आएगा। मतलब ये जो वी वोल्टेज था वो सब में इक्वली होगा डिवाइड, तो किसी एक का वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी बाई एन। कितना आएगा, वी बाई एन। तो आप लोग इसको याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हमने लिखा है कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each of breakdown voltage V are connected in series, then breakdown voltage of combination is N into V। सुनो इसका मतलब क्या हुआ। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका आइडिया सबको होगा ना कि कोई भी कैपेसिटर मैक्सिमम कितना वोल्टेज सह सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बोला कि हमने एन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है, और क्या है कि सारा मेरा कैपेसिटर एन वोल्टेज सह सकता है, एन वोल्टेज वो तक सह सकता है। अब हमको बोला है क्या कि उस सर्किट का नेट ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस सर्किट में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, आप उस सर्किट में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप ध्यान से देखो, हमने जस्ट क्या सीखा है, हमने जस्ट अभी अभी सीखा है कि आप जब कोई भी वोल्टेज, आप मान लो कि अगर आपके पास एन कैपेसिटर सीरीज में है और सारे के सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और आपने उनपे अगर V वोल्टेज अप्लाई किया था, क्या होता कि आपने उनपे अगर V वोल्टेज अप्लाई किया था तो सब पे कितना आया था, सब पे वोल्टेज का वैल्यू आया था V बाई एन, V बाई एन, V बाई एन, यही आया था ना। इसका मतलब कि अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, इसका मतलब क्या कि सारा का सारा कैपेसिटर V वोल्टेज सह सकता है, सारा का सारा मेरा जो है कैपेसिटर वो V वोल्टेज सह सकता है। तो अगर सबका सब V वोल्टेज सह सकता है, इसका मतलब क्या कि हम अगर बैटरी में N इंटू V वोल्टेज लगा दें, हम अगर बैटरी में N इंटू V वोल्टेज सप्लाई कर दें, तभी क्या होगा कि सबके क्रॉस V वोल्टेज ही आएगा और मेरा कैपेसिटर उतना वोल्टेज तो सह सकता है ना। हाँ, बिल्कुल सह सकता है। तो इस केस में आपका जो नेट जो सर्किट का आएगा ना ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो आपका आता है N इंटू V। कितना आता है, N इंटू V। इसको आप लोग याद रखना। ये आपका था फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर कि अगर सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है और आपने उनको अगर सीरीज में जोड़ा है तो सर्किट का कितना आएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा N इंटू V। अगर सबका सेम नहीं हुआ तो वो सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रखना। और देखो, तो इसी पे मैंने यहाँ पे एक लिया है एग्जाम्पल कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V, और इनको मैंने सीरीज में जोड़ा है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनका सी नेट कितना आएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, C बाई 3। यही ना बोलो, C बाई 3, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला C बाई एम, ईच ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ सर बिल्कुल। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इस सर्किट का, या मैं इसको बोलूंगा नेट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सर्किट, तो बोलो क्या है कि हमने कैसे जोड़ा है, हमने इनको जोड़ा है सीरीज में, और क्या है सबका कितना है, सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है। और हमने अभी जस्ट सीखा है क्या होता है कि N इंटू V होता है नेट वोल्टेज, यही ना, N इंटू V होगा आपका नेट ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू V। 3 इंटू V इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। समझ में आया ना। तो इनका सी नेट हो गया है C बाई 3, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया है 3V। तो ये सब क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है, और ये क्वेश्चन सब अच्छा ही बनता है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग गलती मत करना, आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जल्दी से मैं आपको पैरेलल कैपेसिटर का भी कहानी बता देता हूँ, फिर हम लोग और भी आगे कुछ क्वेश्चन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, तो सेकंड मैंने लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको दिख रहा है कि C1 C2 C3 को मैंने पैरेलल में किया है कनेक्ट, और हमने एक बैटरी लिया है जिसका पोटेंशियल कितना था, जिसका पोटेंशियल भी है। अब हमको फिर से फाइंड करना है कि इनका नेट कैपेसिटेंस क्या आने वाला है। अब ध्यान से देखो, तो क्या होता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना आपका हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होता है, या आप बोल सकते हो कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सबको यहाँ पे आ रहा है समझ में ना। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने सबका वोल्टेज ही V लिखा है। हमने क्या लिखा है, हमने सबका वोल्टेज ही V लिखा है। और इस केस में जो वोल्टेज क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज है ना, वो सारे कैपेसिटर का भी वोल्टेज वही है। देखो कैसे, मान लो कि मैंने इसको माना पॉइंट A और इसको मैंने मान लिया है पॉइंट B।
तो क्या हुआ है कि हमने पॉइंट ए और बी के अक्रॉस बैटरी को किया है कनेक्ट। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज आने वाला है V, और तीनों कैपेसिटर मेरा ए और बी के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, तो उनका भी कितना वोल्टेज आपका V ही आने वाला है। तो सबका वोल्टेज कितना आने वाला है, VV इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। देखिए मैं आपको एक केस, चलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे जाके कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मेरे पास अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, देखो सब लोग, मेरे पास अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है ना, और ये बैटरी हमने लिया है, उसका वोल्टेज भी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे C1 C2 और C3 ये हैं पैरेलल में, कैसे हैं, ये हैं पैरेलल में। तो इनका मैं अगर वोल्टेज मानूं V1 ना, कि अगर किसी एक का वोल्टेज V1 है तो वही आपका होगा वोल्टेज C2 का भी, और वही होगा आपका वोल्टेज C3 का भी। लेकिन इस बार जो आपका C1 C2 और C3 के क्रॉस वोल्टेज है ना, वो बैटरी का वोल्टेज नहीं होगा, वो बैटरी का वोल्टेज नहीं है होगा। समझ में आया ना, क्योंकि आप देखो कि अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं, तो जो मेरे तीनों कैपेसिटर्स थे वो A और B के क्रॉस कनेक्टेड हैं, तो उनका वोल्टेज सेम आने वाला है। लेकिन जो मेरा बैटरी है वो A और B के क्रॉस कनेक्टेड नहीं है। देखो ये पॉइंट आपका B हो गया ना, ये पॉइंट कोई आपका C हो जाएगा। तो इस बार आपका बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्वल नहीं होगा। समझ में आया ना, तो ये आपका सिचुएशन ऐसा क्वेश्चन में बनता है। लेकिन अभी मेरे को कैपेसिटेंस फाइंड करना है नेट, तो मैंने सिंपल सिचुएशन लिया है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो आपका बैटरी का वोल्टेज है वही आपका इस कैपेसिटेंस, जितने भी आपके कैपेसिटर है उनका वोल्टेज भी वही VV है। सबको समझ में आया ना, बिल्कुल। आप ये चेक कर लेना कि मेरा कैपेसिटर कौन से पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, तो अगर सब सेम पॉइंट के अबाउट होंगे कनेक्टेड तो उनका वोल्टेज सबका सेम आने वाला है। ओके ना, चलिए अब देखो आप लोग ध्यान से कि अगर ये मेरे जो कैपेसिटर थे अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, लेकिन उनपे चार्ज सेम नहीं होता है। तो वही मैंने चार्ज लिखा है Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना, चार्ज आपने चेंज कर दिया है। और ये तब होता है जब आपका कैपेसिटर्स का वैल्यू सेम ना हो। अगर आपके कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो और सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम आ जाए तो फिर से उन पे चार्ज सेम आ जाएगा, तो वो आपका स्पेशल केस है। इन जनरल केस उन पे चार्ज सेम नहीं आता है, तो हमने जो माना है वो जनरल केस ही माना है, चार्ज अभी सेम नहीं आएगा। चलिए, लेकिन देखिए कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यार, हम लोग लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे Q क्या है, टोटल जो नेट चार्ज आपका बैटरी से निकला होगा, पक्का ना। अब बोलो कि Q क्या है, बोलो Q क्या है, Q C इंटू V होता है ना, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि C नेट इंटू वोल्टेज ऑफ बैटरी, यही ना। बोलो इन तीनों का मिला के जो कैपेसिटेंस आया C नेट वो भी सेम चार्ज निकालेगा ना, बोलो सब लोग वो। तो हमने यहाँ लिखा C नेट इंटू V, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 इक्वल टू, देखो तो आपका हो जाएगा C1 इंटू V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू V, और Q3 आपका हो जाएगा C3 इंटू V। देखो तो यहाँ से V कॉमन था, हमने इसको काट दिया, तो यहाँ से C नेट आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि अगर कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप उनको सिंपली ऐड कर देना। तो अगर यहाँ पे 4 होते तो लिखते हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसा हम लोग लिखते, पक्का ना। अब ध्यान से देखो कि पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ने से क्या होता है कि आपका नेट वैल्यू इंक्रीज करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे सबको ऐड कर दिया है। तो अब मैं कुछ यहाँ पे नोट्स लिखता हूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम आ गए हैं नोट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल देन C नेट इक्वल टू C इंटू एन। कैसे किया मैंने, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू N, तो सबका वैल्यू सीधा C प्लस C प्लस C प्लस C N तक, तो आपका C इंटू N हो जाएगा, ठीक है। ओके, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन, सॉरी यहाँ पे आप ऐड करो पैरेलल, if all capacitors are connected in parallel then C net is greater than C max। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ा है तो फिर जो आपका नेट वैल्यू आएगा ना वो उन सारे कैपेसिटर्स में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू का था उससे भी ज्यादा आने वाला है। समझ में आया ना, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ से तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ा है तो नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, आपका वैल्यू इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना, मान लो कि उनका वैल्यू ऐसा रहेगा 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड का, ऐसा कुछ मेरे पास है, और हमको 10 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो मेरे पास 2, 4 और 5 का है,
और चाहिए 10, तो हम लोग उनको जोड़ेंगे कैसे? हम लोग उनको जोड़ना चाहेंगे पैरेलल में, तभी मेरे को क्या होगा, उनका वैल्यू मेरे को मिलेगा ना ज़्यादा, क्योंकि देखो हमको जो वैल्यू चाहिए वो उनके वैल्यू से चाहिए ज़्यादा, तो आपको उनको पैरेलल में जोड़ने के लिए सोचना होगा। ठीक है, तो आप लोग ये बातें ध्यान रखना कि पैरेलल में जोड़ने से आपका सीनेट का वैल्यू इंक्रीज करता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है कि इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V are connected in parallel, then breakdown voltage of circuit is also V। देखिए ध्यान से, लास्ट केस में क्या था कि हमने जब इन सबको सीरीज में किया था, जोड़ा था, मैंने जब इनको सीरीज में किया था तब क्या था, तब आया था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सर्किट इज N इंटू V, लेकिन यहाँ V ही रह गया है। अब देखिए ये कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास N कैपेसिटर थे, कैसे, सारे के सारे थे आइडेंटिकल, और मैंने N कैपेसिटर ऐसा सीरीज ए जोड़ा है पैरेलल, देखो यहाँ से, और ये रहा मेरा बैटरी, ये रहा मेरा बैटरी यहाँ पे। अब आप बोलो एक बात कि हमने क्या सीखा कि इस केस में क्या होगा कि जितना हम लोग बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्या होगा, वही वोल्टेज मेरे को हर कैपेसिटर को मिलने वाला है। तो जो होगा बैटरी का वोल्टेज वही मेरे को सारे कैपेसिटर का वोल्टेज भी होगा। और हमने क्या देखा कि इन सारे कैपेसिटर का कितना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ही है, क्या है, भी ही है। मतलब कि आप इस बैटरी में भी V से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप इस बैटरी में भी V से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि अगर मेरे सारे के सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हो और आपने अगर उनको पैरेलल में ऐड किया है, तो इस सर्किट का नेट ब्रेकडाउन वोल्टेज भी V ही आने वाला है, वो आपका चेंज नहीं करेगा। सब लोग इसको लिख लो और इस पे आप स्टार मार्क देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड थे, ऐसे ऐसे कनेक्टेड थे। तो इनका सी नेट कितना आएगा बोलो, इनका सी नेट आ जाएगा 3C, और मान लो कि ईच का जो था, ईच कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज भी था, तो इस जो सर्किट का भी कितना आएगा, सर्किट का भी जो आपका नेट आएगा, बोलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आपका V ही आने वाला है, वो आपका चेंज नहीं करेगा। सबको समझ में ना? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, मेरा जो भी कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं? एक तो कि उनका वोल्टेज सेम होता है, और सेकंड क्या कि देखो ध्यान से कि उनका सबका जो है ना एक टर्मिनल होता है कनेक्टेड एक साथ, और सेकंड जो है टर्मिनल आपका वो होता है कनेक्टेड एक साथ। तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे आप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मैंने एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे कि फॉर अ गिवन वोल्टेज टू स्टोर मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी दिया हुआ है, ठीक है ना, आप इस बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते हो, और आपके पास कुछ कैपेसिटेंस हैं, आपके पास कुछ कैपेसिटेंस हैं, तो आप उन कैपेसिटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे ताकि आप इस बैटरी से मैक्सिमम एनर्जी ले सको। तो देखो, तो हमने क्या सीखा है बोलो कि तो कहते हैं ना कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस इज हाफ CV स्क्वायर। हमने यहाँ पे ये जो है, हमने यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्म यूज किया है। हमने यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्म क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे को दिया है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, आप यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2C नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो था, इसलिए मैंने हाफ CV स्क्वायर से कंपेयर किया। तो फॉर अ गिवन वोल्टेज, ये हुआ आपका फॉर्मूला फॉर द स्टोर इन एनर्जी। अब क्या हुआ कि अगर हम C का वैल्यू कर लें मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा कि मेरे को मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगा। और हमको पता है कि अगर आपको C का वैल्यू करना है मैक्सिमम, तो आपको कैपेसिटर्स को पक्का कैसा जोड़ना होगा, पैरेलल में जोड़ना होगा, सारे के सारे कैपेसिटर्स को, तभी आपको कैपेसिटर्स का वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाला है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर अ गिवन वोल्टेज टू स्टोर मैक्सिमम एनर्जी ऑल कैपेसिटर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे आप लिख लो ऑल कैपेसिटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कैपेसिटर्स। हमने क्या सीखा कि आपके अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो उन पे चार्ज सेम नहीं होगा, उन पे चार्ज होता है डिफरेंट। अब वो कितना होगा हमको वो फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग कैसे वो फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई एक सर्किट था, मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किट था, और उस सर्किट से यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, Q चार्ज इस पॉइंट A पे आ रहा है। अब देखिए, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पॉइंट A पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज यहाँ से जा रहा होगा।
मतलब कि यहाँ पे Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q, Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q, और यहाँ से आपका आ रहा है Q1, देखो, और फिर से यहाँ आ रहा है Q2, मतलब यहाँ पे ये Q1 और Q2 मिलके पक्का यहाँ से ऐसे Q वापस जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा आपको वैलिड करना है कि जितना चार्ज इस ए पे आया उतना ही यहाँ से जा रहा होगा। सिमिलरली ये जो आपका पॉइंट बी था वहां से Q1 और Q2 आ रहा है, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 जाएगा और वो कितना होगा, वो आपका Q के इक्वल ही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चार्ज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Q1। अब देखो तो ये जो मेरे दो कैपेसिटर्स थे वो हैं कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनपे क्या सेम होगा, उनपे सेम होगा वोल्टेज, क्या होगा, उनपे सेम होगा वोल्टेज। अब मैं अगर लिखूं Q1 वो कितना आएगा, देखो वो आएगा C1 इंटू वी, बोलो यही आएगा ना, C1 इंटू वी। वी क्या है कि उसका वोल्टेज, एंड Q2 कितना आएगा, Q2 आएगा C2 इंटू वी, Q2 आएगा C2 इंटू वी। अब मान लीजिए कि हमको अगर V का वैल्यू नहीं पता है, हमको अगर V का वैल्यू पता नहीं है, हमको सिर्फ कैपिटल Q पता है, C1 C2 पता है, और मेरे को Q1 और Q2 फाइंड करना है। उस केस में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे चार्ज, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, चार्ज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, मतलब कि जिसपे चार्ज हमको फाइंड करना है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लेंगे ऊपर, और नीचे लेंगे हम लोग समेशन और इनटू जो आपका नेट चार्ज आया था, ये आपका हो गया चार्ज ऑन Q1। सिमिलरली चार्ज ऑन Q2, तो हमको जिस पे चार्ज फाइंड करना है उसका कैपेसिटेंस लेंगे ऊपर, तो C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और इनटू जो नेट चार्ज यहाँ से आया था। तो ऐसे हम लोग करते हैं डिवाइड चार्ज, समझ में आया ना। ये है जस्ट अपोजिट ऑफ द जो हम लोग वोल्टेज फाइंड करते थे। वहां पे क्या था कि वोल्टेज फाइंड करने वाले में जिसमें वोल्टेज फाइंड करना था उसको हम लोग ऊपर नहीं लेते थे, लेकिन आपको जिसमें चार्ज फाइंड करना हो उसको आपको ऊपर लेना होगा, क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस वैल्यू। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए, तो ये हमने फाइंड कर लिया Q1 और Q2, ठीक है ना। अब देखिए तो एक बात और आप लोग याद रख सकते हो कि आपने जैसे ही Q1 फाइंड कर लिया ना, तो Q2 फाइंड करने के लिए आप Q माइनस Q1 भी यूज कर सकते हो। कैसे, मैंने यहाँ से लिखा, देखो कि आपका Q1 प्लस Q2 अगर था कैपिटल Q, तो यहाँ से आपका हो जाएगा Q2 इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q1, नहीं ना। तो अगर वो भी यूज करो तो आपका वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो मैंने यूज किया Q माइनस Q1, और कितना था Q1, देखो तो C1 Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये C2 Q बाई C1 प्लस C2 ही आ जाएगा, समझ में आया ना। तो आप लोग इसमें कोई चाप लेने की बात है नहीं, ये आपका वैल्यू हो जाएगा किसका, Q2 का। तो आप जैसे मन करे आप लोग वैसे सॉल्व करना, इसमें कोई चाप की बात नहीं है। तो ऐसे हम लोग चार्ज करते हैं डिवाइड इन पैरेलल। आप लोग ये सब याद रखना, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे आपका ये सब का जरूरत पड़ेगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड का दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, और मान लीजिए कि यहाँ से 6 माइक्रोकूलम का चार्ज आया है, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज सर्किट में आया, और मैंने इसको नाम दे दिया है कैपिटल Q। आपको फाइंड करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, तो मैंने इसको नाम दे दिया है Q1 और इसको नाम दे दिया हमने Q2। तो हमने जो अभी जस्ट सीखा है, तो कितना आएगा Q1, देखो तो हमको चार्ज फाइंड करना है ऑन 2 माइक्रोकूलम, तो हम लोग सॉरी यहाँ पे 2 माइक्रोफराड होगा ना, मैंने ये लिखा है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो C2 आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफराड। ये 2 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना। चलिए तो हमको फाइंड करना है Q1, तो क्या हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल Q। कितना है C1, देखो तो 2 माइक्रोफराड बाई 2 माइक्रोफराड प्लस 4 माइक्रोफराड, तो आपका हो जाएगा 6 माइक्रोफराड, और इनटू चार्ज कितना है आपका, चार्ज आया है 6 माइक्रोकूलम। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा, Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, मतलब ये जो आपका कैपेसिटर था 2 माइक्रोफराड वाला, उस पे चार्ज कितना जाएगा, उस पे आपका चार्ज जा रहा है 2 माइक्रोकूलम का। तो Q1 आपका आ गया 2 माइक्रोकूलम। अब आपको अगर Q2 फाइंड करना है तो आप जस्ट लिख दो Q माइनस Q1, मतलब 6 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। या ये आपका आ गया Q2, या आप चाहो तो Q2 को C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q से करना, वो भी आपका देखना तो 4 माइक्रोकूलम ही आएगा, इसमें कोई चाप की बात आपका है नहीं। अब आपको दोनों पे चार्ज मिल गया, दोनों पे आपको चार्ज मिल गया। अब आपको मान लीजिए पूछता कि वोल्टेज, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हमने लिखा V1, तो कितना होगा V1, Q1 बाई C1, तो कितना है Q1, देखो 2 माइक्रोकूलम, और बाई C1 कितना था 2 माइक्रोफराड, तो ये आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। मान लीजिए हमने फाइंड किया V2, वोल्टेज अक्रॉस C2,
तो V2 कितना आएगा, Q2 बाई C2 कितना है, Q2 4 माइक्रोफराड, सॉरी 4 माइक्रोकूलम एंड बाई 4 माइक्रोफराड, तो ये आपका आ गया 1 वोल्ट। देखो तो यहाँ से क्या है, यहाँ से दोनों का वोल्टेज सेम आया है, V1 और V2 सेम आया है, और V1 और V2 सेम आना भी चाहिए क्योंकि आपका क्या था, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड था। तो सबको ये समझ में आया ना। देखो ये हमने बस बेसिक आपको कुछ ऐसा बताया कि कैसे फार्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप लोग इसको एक बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस और सर्किट के सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक टाटा बाय, टेक केयर, एंड आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना।